नमस्कार मित्रों, लेट्स स्टार्ट ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे भारत में हरित क्रांति के क्या कारण थे, क्या प्रभाव रहे, क्या इसके दुष्प्रभाव रहे, इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। यदि हम हरित क्रांति से तात्पर्य क्या है, खाद्यान्न के अंदर 1960 के दशक में जो अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई थी, उसके लिए हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया गया। यानी हरित क्रांति के लिए विश्व स्तर में देखें तो हरित क्रांति शब्द का इस्तेमाल विकासशील देशों में कृत्रिम उर्वरक, पेस्टिसाइड और हाइब्रिड बीजों के प्रयोग के कारण गेहूं तथा चावल के उत्पादन में जो अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई थी, उसके लिए हरित क्रांति शब्द का यानी हरित क्रांति के नाम से संबोधित किया गया। वहीं हम बात करते हैं हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग डॉक्टर विलियम गेट जो अमेरिका के थे, इन्होंने हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। तो हरित क्रांति के यदि हम विश्व में जनक की बात करते हैं तो विश्व में हरित क्रांति के जनक की बात करते हैं तो इसके अंदर यानी नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, जिन्होंने सर्वप्रथम हाइब्रिड बीजों के उत्पादन का श्रेय है इनको जाना जाता है। अमेरिका की फोर्ड फाउंडेशन में उन्होंने मुख्य रूप से क्या है, इस उन्नत बीज का यानी इसके अंदर यानी खोज की, और ये नॉर्मन बोरलॉग में यानी मैक्सिको देश के थे। उन्होंने मुख्य रूप से क्या है, फिलीपींस के अंदर यानी अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के अंदर यानी मुख्य रूप से क्या है स्थापना की, और वो मनीला फिलीपींस के अंदर है। वहीं यदि हम भारतीय राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की यदि हम बात करते हैं तो भारत के उड़ीसा राज्य के कटक नामक स्थान पर स्थापित है वो की गई है। और इस प्रकार यदि हम देखते हैं भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक में तो गेहूं के उत्पादन में, 1970 के दशक में चावल के उत्पादन में, विशेषकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्यों में कृत्रिम उर्वरक, रासायनिक खाद एवं हाइब्रिड बीज के प्रयोग के कारण यानी खाद्यान्न के उत्पादन में जो अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई, उसके लिए हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया गया। और हरित क्रांति के अंदर यदि हम बात करते हैं तो यानी भारतीय कृषि मंत्रालय 2009 की रिपोर्ट और आर्थिक सर्वेक्षण विभाग 2011 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के अंदर 1960-61 से 1990-91 के आंकड़ों में विश्लेषण करें तो भारत में गेहूं के उत्पादन में तो 5 गुना तथा चावल के उत्पादन में 2 गुना से अधिक वृद्धि है वो मुख्य रूप से क्या है दर्ज की गई, और इसको हरित क्रांति के नाम से जाना गया। और भारत के अंदर यदि हम बात करते हैं हरित क्रांति के जनक की तो भारत में हरित क्रांति का जनक एम स्वामीनाथन को जाना जाता है। और एम स्वामीनाथन ने भारत में फोर्ड फाउंडेशन के सुझाव के आधार पर 1960-61 के अंदर संघन कृषि जिला कार्यक्रम भारत के 7 जिलों में मुख्य रूप से क्या है प्रारंभ किया गया, जिसके परिणाम अप्रत्याशित रूप से क्या है अत्यधिक यानी चावल गेहूं का उत्पादन प्रमुख रूप से हुआ। उसके बाद 1965 के अंदर 114 जिलों में यह कार्यक्रम है वो प्रमुख रूप से क्या है चालू किया गया। इस प्रकार भारत में हरित क्रांति की यदि बात करते हैं तो 1966 के अंदर हरित क्रांति की शुरुआत हुई, जिसके जनक भारत में एम स्वामीनाथन को मुख्य रूप से क्या है जाना जाता है। वहीं यदि हम बात करते हैं भारत में हरित क्रांति 2 चरणों में संपन्न हुई। भारत में प्रथम चरण में तो 1966-67 के अंदर तो क्या है यानी उन्नत खाद, बीज, सिंचाई के साधन और तकनीक के प्रयोग करने के कारण यानी खाद्यान्न में चावल और गेहूं के अंदर विशेष रूप से क्या है वृद्धि इस दौरान है वो की गई, जिसमें सिंचाई क्षेत्र के अंदर विस्तार किया गया और
आधुनिक कृषि यंत्रों का मुख्य रूप से विस्तार इस परियोजना के अंदर प्रमुख रूप से क्या है किया गया। वहीं इसके अंदर सर्वाधिक वृद्धि गेहूं के अंदर हुई थी। वहीं द्वितीय चरण 1983-84 के अंदर प्रमुख रूप से हुआ, जिसमें भारत के 14 राज्यों 169 जिलों का यानी चयन है वो इस चरण के अंदर प्रमुख रूप से क्या है किया गया। और इसका प्रभाव पूर्वी भारत, पठारी भारत और तटवर्ती क्षेत्र में शामिल किया गया था। इससे पहले जो प्रथम चरण था उसमें उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अंदर प्रमुख रूप से विशेष रूप से इसके अंदर वो दिया गया था। इसके अंदर यानी जो कृषि फसलें हैं उनमें विस्तार किया गया। इसमें चावल के साथ साथ मोटे अनाज, दलहन, खाद्यान्न तेलों का उत्पादन को बढ़ाने के लिए यानी विशेष कार्यक्रम इसके अंदर चलाए गए। इसके अलावा प्रादेशिक असमानताओं को दूर करने का लक्ष्य इस हरित क्रांति के द्वितीय चरण में रखा गया। इसके अलावा शुष्क खेती को बढ़ावा इस द्वितीय चरण के अंदर दिया गया। इसके अलावा जैविक उर्वरक को बढ़ावा देने की बात भी द्वितीय चरण के अंदर विशेष रूप से फोकस इसके अंदर है वो किया गया। अब हम बात करते हैं कि हरित क्रांति क्या क्या प्रभाव रहा, यानी क्या उपलब्धियां रही इसके अंदर। तो पहली बात तो है भारत पहले विदेशों पर निर्भर था खाद्यान्न के अंदर। तो भारत पहली बात तो खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भर इसके अंदर प्रमुख रूप से हो गया। दूसरा, यदि हम बात करते हैं रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, यानी हरित क्रांति में हाइब्रिड बीज, उन्नत कृषि उपकरण और मुख्य रूप से क्या है यानी तीसरा उर्वरकों के प्रयोग के अंदर वृद्धि के कारण खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि हुई थी। तो यानी यदि हम आंकड़ों का विश्लेषण करें तो यानी 1960 के दशक में भारत में पोटेशियम और नाइट्रोजन और फास्फोरस का यानी प्रति हेक्टेयर यानी जो मुख्य रूप से खपत थी 2 kg थी भाई। कब? 1966 यानी 1960 के दशक में, 60-61 में, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और मुख्य रूप से क्या है उत्पादन यानी खपत 2 kg थी। वहीं यदि हम बात करते हैं 2016 के आंकड़ों का विश्लेषण करें तो भारत में 165 kg प्रति हेक्टेयर यानी खपत हुई। तो इस प्रकार हरित क्रांति का यानी सकारात्मक प्रभाव हुआ कि उर्वरकों के उत्पादन के अंदर यानी वृद्धि हुई, जिसके कारण अनेक उद्योगों के कारखानों की स्थापना मुख्य रूप से इस दौरान है वो की गई। दूसरा, हरित क्रांति की उपलब्धि का यदि हम बात करते हैं हाइब्रिड बीजों के प्रयोग में वृद्धि, यानी जो हाइब्रिड बीज थे उनके प्रयोग के कारण क्या हुआ यानी बोने किस्म की यानी अधिक जो यानी बालियां जिसके लगती गेहूं और उसके अंदर चावल, जिसके कारण क्या है यानी 25 से लेकर 100% यानी मुख्य रूप से चावल और गेहूं और मोटे अनाज के अंदर इसके अंदर वृद्धि है वो प्रमुख रूप से दर्ज है वो की गई। तीसरा, सिंचाई सुविधाओं का विकास, यानी ये हाइब्रिड बीज थे, इसके अंदर यानी सिंचाई की सुविधा भी रूप से चाहिए। तो इसके लिए क्या है बांधों, नहरों और तालाबों का विस्तार किया गया, विकास किया गया ताकि सिंचित क्षेत्र के अंदर इसके अंदर वृद्धि दर्ज की गई। फिर यदि सिंचाई के साधनों का प्रयोग हो गया, आधुनिक कृषि के उपकरण इसके अंदर आ गए और सिंचाई के साधनों में उपलब्धता के कारण यानी एक साल में 2-2, 3-3 फसलें हैं वो प्रमुख रूप से क्या है ले जाने लगी। तो वो भी एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा कि एक साल के अंदर एक खेत के अंदर 2 से 3 फसलें उपज करने लगी, जिसके अंदर यानी खाद्यान्न के उत्पादन में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई। तीसरा, नेक्स्ट बात करते हैं आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग, यानी पहले तो क्या है यानी इस पशुओं के माध्यम से कृषि की जाती थी। तो आधुनिक कृषि में ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, कंपेन, थ्रेसर जैसे कई आधुनिक पिकलर जैसे कई उपकरण इसके अंदर आ गए, जिसके अंदर उनकी कटाई, बढ़ाई और निराई गुड़ाई करना आसान हो गया और यानी विस्तृत क्षेत्र में कृषि इसके अंदर को प्रोत्साहन दिया इस आधुनिक कृषि यंत्रों के प्रयोग द्वारा।
फिर कृषि सेवा केंद्रों का विस्तार, यानी कृषि की उपज में बढ़वार में वृद्धि हुई तो कृषि उपज केंद्रों के संग्रहण, भंडारण और उसके अंदर नई तकनीक के लिए यानी कृषि केंद्रों की स्थापना इस क्रांति के दौरान प्रमुख रूप से क्या है की गई। इसके बाद यदि हम बात करते हैं कृषि के विकास के लिए विभिन्न निगमों की स्थापना, यानी कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए कई निगमों की स्थापना इसके अंदर की गई। इसके तहत यदि हम बात करते हैं पर्टिकुलर रूप से यानी राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना, तो राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना है वो 1963 में की गई थी। और ये केवीएस में प्रश्न भी पूछा गया कि राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई, तो 1963 में इसी क्रांति के दौरान है वो की गई। इसके अलावा यानी मृदा के अंदर यानी सिंचाई करने, अधिक उसका दोहन करने, भूमिगत जल का उपयोग करने के कारण मृदा अन्न उर्वरक बंजर होती जा रही थी। तो मृदा परीक्षण, मृदा के अंदर कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है, कौन सी अधिकता है, उनके परीक्षण के लिए यानी मृदा परीक्षण शोधों की प्रमुख रूप से क्या है स्थापना की गई। इसके अलावा कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान पर विशेष जोर दिया गया, जिसके अंदर कई विश्वविद्यालयों, कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई और कृषि पर कई प्रकार के शोध यानी प्रारंभ हुए हरित क्रांति के दौरान। और फिर भूमि संरक्षण के लिए यानी मुख्य रूप से पर्टिकुलर क्षेत्र पर यानी वनारोपण का कार्यक्रम या मुख्य रूप से कई प्रकार के विशेष कार्यक्रम इस दौरान है वो किए गए। और इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो कृषि के उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई। तो मैंने बताया 1960-61 से लेकर 1990 तक गेहूं के उत्पादन में 5 गुना वृद्धि हुई, चावल के उत्पादन में मुख्य रूप से क्या 2 गुना वृद्धि हुई। इसके अलावा मोटे अनाज के अंदर यानी 1.5 गुना वृद्धि इसके अंदर प्रमुख रूप से क्या है की गई। तो ये भी एक कृषि के अंदर यानी क्रांतिकारी परिवर्तन था। कृषि के परंपरागत स्वरूप में परिवर्तन, यानी आधुनिक यानी कृषि उपकरण आगे, हाइब्रिड बीज आगे, सिंचाई के साधन आगे, उर्वरकों के प्रयोग के कारण क्या है यानी कृषि के अंदर इन्वेस्टमेंट होने लगा और ट्यूबवेल लगाने, सिंचाई के साधनों को यानी करवाने के लिए यानी कृषि में प्रवेश हुआ और कृषि का व्यवसायीकरण हो गया। और जिसके अंदर कृषि का मुख्य उद्देश्य यानी किसान की आर्थिक दशा में सुधार करना था। तो इसलिए परंपरागत कृषि के स्थान पर यानी व्यापारिक और बागायती कृषि को भी प्रोत्साहन इसके अंदर दिया। कृषि बचतों में वृद्धि, यानी किसान की आर्थिक दशा में सुधार हुआ तो धीरे धीरे उनकी यानी शिक्षा का स्तर भी बढ़ा, उनके अंदर आधुनिक यानी तकनीक का प्रयोग भी प्रमुख रूप से करने लगे, जिसके अंदर उसके आय के अंदर वृद्धि दर्ज है वो की गई। फिर हम बात करते हैं कि हरित क्रांति में क्या क्या कमियां थी, उसको कैसे यानी कौन कौन सी कमियां थी। तो हरित क्रांति का प्रभाव के अंदर बात करते हैं कुछ विशेष फसलों पर ही पड़ा और विशेष फसलों में खाद्यान्न फसलें और खाद्यान्न के अंदर चावल और गेहूं जैसी फसलों पर यानी विशेष प्रभाव पड़ा। इसके अलावा मोटा अनाज के अंदर इसके अंदर यानी कुछ मात्रा में वृद्धि हुई, कुछ तिलहन के अंदर, लेकिन दलहनों के उत्पादन के अंदर इसमें गिरावट है। तो यानी एक विशेष पर्टिकुलर कुछ फसलों पर ही विशेष फोकस इसके अंदर दिया गया। फिर पूंजीवादी कृषि को बढ़ावा, यानी जैसे जैसे यानी ये जो आधुनिक कृषि उपकरण है, उस तकनीक है और हाइब्रिड बीजों के प्रयोग के कारण यानी पूंजी कृषि के अंदर इन्वेस्टमेंट होने लगा, जिसके कारण यानी हम बात करते पूंजीवादी कृषि को इसके अंदर प्रोत्साहन है वो प्रमुख रूप से क्या है इसके अंदर मिला। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो थर्ड आ जाता है श्रम विभाजन की समस्या। तो इसके अंदर यानी पहले तो क्या था, किसान सामूहिक रूप से कृषि करता था, कृषि उपकरणों के प्रयोग, सिंचाई सुविधाओं में विस्तार, आधुनिक कृषि उपकरणों के कारण मानवीय श्रम शक्ति की कमी आ गई और जिसके कारण यानी श्रम के अंदर जो श्रमिक थे, किसान थे, वो यानी कुछ मात्रा में इसके अंदर बेरोजगार भी प्रमुख रूप से क्या हो गए। इसके अलावा आय की बढ़ती असमानता, यानी ये पर्टिकुलर क्षेत्र में ही फैली थी, इसके अंदर भी जो समृद्ध किसान थे जिसके पास 10 हेक्टेयर भूमि से अधिक थी, उन्होंने तो क्या है उस तकनीक हाइब्रिड बीज और सिंचाई उपकरणों का प्रयोग किया। बाकी जो छोटे लघु किसान थे उनको इसका फायदा नहीं उठा पाए, या यूं कहें जो शिक्षित किसान थे उन्होंने तो इनका उपयोग फायदा उठाया, बाकी यानी
ये कुछ किसान इसका फायदा नहीं उठा सके। फिर आता क्षेत्रीय असंतुलन, यानी पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश पहले प्रोडक्टिव था और वहां हाइब्रिड बीज के कारण और ज्यादा उत्पादन हो गया। दूसरे मध्य प्रदेश, राजस्थान जो पिछड़े हुए क्षेत्र थे कृषि की दृष्टि से, जहां सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं थे, वहां पर धीरे धीरे क्या हुआ, यानी कृषि के अंदर असमानता आएगी, आय के अंदर लोगों में असमानता है, जिसमें क्षेत्रीय असंतुलन को मुख्य रूप से इसने प्रोत्साहन दिया। दूसरा, यदि हम बात करते हैं तो संस्थागत सुधारों की आवश्यकता पर बल नहीं दिया गया, यानी कई प्रकार की रिसर्च पर ज्यादा फोकस इसके अंदर प्रमुख रूप से क्या है नहीं दिया गया था, और जिसके कारण क्या है, यानी किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में तो हरित क्रांति फैली, मैं कहूँ पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में, उत्तर भारत के अंदर इन्हीं में प्रमुख रूप से फैली। जो दूसरे पिछड़े में जो कृषि क्षेत्र थे वहां पर इसका विकास नहीं हो सका, और उसी का परिणाम था यानी एवरग्रीन क्रांति, द्वितीय हरित क्रांति को मुख्य रूप से क्या है, यानी 2006 के अंदर प्रोत्साहन 12 अप्रैल 2006 को प्रारंभ की गई। तो उसका यानी मुख्य रीजन यही था कि यानी क्षेत्रीय असंतुलन के अंदर वृद्धि हो गई थी, और यानी सभी जगह यह क्रांति यानी हरित क्रांति वो नहीं स्थापित हो सकी। अब हम बात आता है, इसके अंदर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि हरित क्रांति की सफलता के लिए आप क्या सुझाव देंगे, यानी हरित क्रांति में कमियां थी तो आप कैसे उसके अंदर सुधार सकते हैं। तो सीधी सी बात है, कृषि के अंदर यानी वित्त की व्यवस्था होनी चाहिए, उसके अंदर फसल नष्ट हो जाती है उसके बीमे की सुविधा होनी चाहिए, समुचित यानी पारदर्शिता उसके अंदर होनी चाहिए, ताकि किसान को उसका लाभ है वो प्रमुख रूप से हो सके, छोटे किसानों को भी हरित क्रांति से प्रमुख रूप से क्या है जोड़ा जाए। इसके अलावा यदि हम रोजगार के अवसरों में वृद्धि की जाए, यानी हरित क्रांति ने एक तरफ यानी कृषि के प्रारूप में परिवर्तन कर दिया, जो श्रमिक किसान के पहले काम करते थे वो बेरोजगार हो गए, तो उनके लिए भी रोजगार के अवसरों के सर्जन है वो प्रमुख रूप से इसके अंदर किया जाए। नेक्स्ट, सिंचाई के साधनों का विकास, यानी सिंचाई के साधनों के अंदर यानी क्या किया जाए, वृद्धि की जाए, जिसके अंदर यानी भूमिगत जल का, नहरों का, या सिंचाई की पद्धति में ड्रिप सिंचाई पद्धति या बूंद टपकाऊ सिंचाई पद्धति का मुख्य रूप से विकास किया जाए, जिससे कम मात्रा में जल की क्या होगी आवश्यकता होगी, और उसका भी एक सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। हरित क्रांति का अन्य फसलों तक फैलाव, यानी हरित क्रांति विशेष रूप से खाद्यान्न फसलों पर विशेष जोर दिया गया था। इसके अलावा जो व्यापारी कृषि है या बागायती कृषि पर ज्यादा फोकस नहीं दिया गया था, और वही भारतीय कृषि को बूस्ट करने का काम करती है। तो व्यापारी को बागायती कृषि को मुख्य रूप से क्या है प्रोत्साहन दिया जाए, ताकि कृषि की जो दशा है, किसान की दशा है, उसमें प्रमुख रूप से क्या है सुधार है वो किया जा सके। इसके अलावा छोटे खेत और छोटे किसानों को संबद्ध करना, यानी छोटे खेत और छोटे किसानों को भी हरित क्रांति में शामिल करना, उनको भी मुख्य रूप से मोटिवेशन करना, उनको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना, ताकि वो भी हरित क्रांति का प्रमुख रूप से क्या उठा सके, वही लाभ उठा सके। इसके अलावा समन्वित फार्म नीति, यानी एक समन्वित फार्म नीति बनाई जाए, ताकि क्या है सभी को इसका प्रमुख रूप से क्या हो गई फायदा मिल सके। इसके अलावा संस्थागत परिवर्तनों को प्रोत्साहन देना, यानी संस्थागत परिवर्तन के लिए नई नई रिसर्च हो रहे हैं, नए नए शोध हो रहे हैं, तो उसमें जो परिवर्तन को मुख्य रूप से प्रोत्साहन देना, ताकि क्या है हरित क्रांति के अंदर जो विभिन्न प्रकार के रिसर्च शोध संस्थान है उसके अंदर यानी एक नई तकनीक का सर्जन हो, और अधिक से अधिक हाइब्रिड बीजों का यानी उत्खनन, जैविक खाद को प्रोत्साहन इसके अंदर प्रमुख रूप से दिया जाए, ताकि मृदा को अनउर्वरक बंजर ऊष्य होने की समस्या से यानी जो पेस्टिसाइड का प्रयोग कर रहे थे तो उसके स्थान पर यानी उनका प्रयोग किया जाए। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो किसानों को उनकी जो उत्पादन है उसका पूर्ण लाभ होना चाहिए, ताकि यानी कृषि उपज मंडियों के अंदर यानी समुचित क्रय विक्रय प्रणाली प्रोत्साहन दिया जाए, उन्हें गोदामों की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, ताकि उचित समय पर वो अपना यानी खाद्यान्न और व्यापारिक फसलों को मुख्य रूप से क्या है भेज सके। तो ये आप 5-7 सुझाव इसके अंदर प्रमुख रूप से क्या है दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हरित क्रांति के अंदर यदि हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आ जाते हैं,
तो सीधी सी बात है, विश्व में हरित क्रांति के जनक थे एम स्वामीनाथन, और एम स्वामीनाथन को भी मुख्य रूप से क्या है, यानी विश्व के अंदर फूड सप्लाई के अंदर बढ़ाने और करोड़ों लोगों को रोजगार, लोगों को भूखमरी से बचाने के लिए, यानी फूड सप्लाई बढ़ाने, करोड़ों लोगों को भूखमरी से बचाने के लिए नॉर्मन बोरलॉग को 1970 का नोबेल का शांति पुरस्कार है वो प्रमुख रूप से दिया गया, और कृषि क्षेत्र में दिए जाने वाला प्रथम व्यक्ति था जिसे नोबेल पुरस्कार है वो प्रमुख रूप से दिया गया। तो ये भी महत्वपूर्ण परफेक्ट बनता है कि विश्व में हरित क्रांति का जन्म अर्नेस्ट हर्मन बोरलॉग, भारत में हरित क्रांति का जनक एम स्वामीनाथन, और 1970 में नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था इसको एम स्वामीनाथन को। और भारत के अंदर देखते हैं तो ये भी पूछा जाता है, भारत में फोर्ड फाउंडेशन के सुझाव पर यानी सघन कृषि जिला कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया, तो 1960-61 में तो 7 जिलों में प्रारंभ किया गया था, जिसमें राजस्थान के पाली जिले को यानी इसके अंदर शामिल है वो किया गया था। 7 जिले थे भारत के। और दूसरा यदि बात करते 65 के अंदर 114 जिलों में प्रारंभ किया गया, उसके बाद इनका विस्तार है वो किया गया, और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत है 1966-67 के अंदर प्रमुख रूप से भाई की गई। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो दूसरा प्रश्न ये पूछा जाता है, सदाबहार हरित क्रांति या द्वितीय हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है। तो भारत के अंदर क्या हुआ, यानी 12 अप्रैल 2006 को यानी भारत के यानी कृषि वैज्ञानिक एम स्वामीनाथन के अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, और उसमें मुख्य रूप से सुझाव दिया कि भारत में विशेष तौर पर उत्तर पूर्व भारत के अंदर जो व्यापारिक और बागायती कृषि को प्रमुख रूप से प्रोत्साहन दिया जाए, ताकि जिसके कारण क्या है, यानी विशेष तौर पर यानी हरित क्रांति का विस्तार क्षेत्र इसके अंदर वृद्धि हो, और इसके अंदर प्रमुख रूप से ध्यान रखा गया कृषि के पोषणीय विकास को ध्यान में रखकर, यानी यह द्वितीय हरित क्रांति या सदाबहार हरित क्रांति के नाम से मुख्य रूप से क्या इसको संबोधित किया गया। इसमें बागायती कृषि को विशेष जोर दिया गया, जैविक उर्वरकों को प्रोत्साहन दिया गया, ताकि कृषि के अंदर एक टिकाऊ यानी वृद्धि दर्ज हो। यानी हरित क्रांति के अंदर क्या दुष्परिणाम आए थे कि इसके अंदर अत्यधिक मात्रा में उर्वरकों के प्रयोग के कारण भूमि है वो बंजर ऊसर हो गई थी, तो उसके लिए यानी जैविक खाद को प्रोत्साहन इसके अंदर प्रमुख रूप से दिया गया। इसके बाद यदि बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट कि विश्व के अंदर यानी चावल के अनुसंधान के लिए एक संस्था बनी हुई है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, और इसकी स्थापना फिलीपींस की राजधानी मनीला के अंदर यह संस्थान की स्थापना है, जो एनबीएस के अंदर ये पर्सन है वो प्रमुख रूप से पूछा गया है। वहीं यदि हम बात करते हैं भारत में मुख्य रूप से क्या है, इन चावल को प्रोत्साहन देने के लिए चावल अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की थी, तो यह ओडिशा राज्य के कटक नामक